हाँ जी, तो एनसीएलटी का हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। देखें, सीधे बात होगी सेक्शन 420 से। एनसीएलटी दो तरह के ट्राइब्यूनल्स हैं कंपनीज एक्ट 13 के अंदर। बहुत जगह पर आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर आपने कोई अपील है, कोई अप्रूवल लेनी है, आप एनसीएलटी के पास जाते हैं। बड़ी सारी जगहों पे, इवन इस वॉल्यूम के अंदर आपने पढ़ा, वाइंडिंग अप आगे पढ़ेंगे आप, कॉम्प्रोमाइज़ है या आप कॉपरेशन मिसमैनेजमेंट की बात है, एमलगमेशन की बात है, किसके पास जाते हैं आप? एनसीएलटी के पास। तो एनसीएलटी के पास आप जाएं, वो प्रोसीजर्स किस तरीके से काम करेंगे, एनसीएलटी के मैटर्स किस तरीके से वर्कआउट होंगे, वो इस चैप्टर में दिया हुआ है। साथ में आगे दिया हुआ अगर आप एनसीएलटी से डिससेटिस्फाइड हैं तो आगे जा सकते हैं एनसीएलटी के पास, और कई केसेस में एनसीएलटी को भी आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर। मतलब इनिशियली यू विल मूव टू द एनसीएलटी, इफ यू आर एग्री विद द एनसीएलटीज ऑर्डर यू कैन फाइल एन अपील विद द एनसीएलटी। मोरओवर फर्दर यू कैन फाइल एन अपील विद द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग के सेक्शंस में अगर आप बात करें तो 408 से लेकर 419 तक, 407 से लेकर 419 तक, 407 है बस जो सिलेबस में है, 408 से 419 इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है ना। 407 की बात करें तो उसमें बाद में देखेंगे। 420 से पहले स्टार्ट करते हैं। 420 में क्या दिया हुआ है देखें। 420 में दिया है कि एनसीएलटी जो भी ऑर्डर जहां भी पास करेगा, बहुत सारे ऑर्डर पास करने हैं एनसीएलटी ने, जो भी ऑर्डर जहां भी पास करेगा, ऑर्डर पास करने से पहले एनसीएलटी पार्टीज को उनकी बात कहने का मौका देगा। पार्टीज को उनकी बात कहने का मौका देगा, उसके बाद जो भी ऑर्डर पास करना है वो एनसीएलटी पास करेगा। तो एनसीएलटी में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उन्हें उनकी बात कहने का मौका देगा। उसके बाद पास सच ऑर्डर्स देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। साथ में जो भी ऑर्डर एनसीएलटी ने पास किया होगा, एनसीएलटी उस हर एक ऑर्डर को 2 साल के अंदर, अगर उसे लगता है कि यार ऑर्डर में कहीं कमी थी, कोई मिस्टेक थी, तो 2 साल के अंदर अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करके अमेंड कर सकता है। ऐसा बहुत सारे अथॉरिटीज में, बहुत सारे पैनल्स के अंदर होता है कि जब आपने कोई ऑर्डर पास किया, बाद में आपके पास कोई एविडेंस ऐसा आता है, आपको लगता है जो प्रीवियस ऑर्डर पास हुआ है वो जस्टिफाइड नहीं था, उन हालातों में तो वो ठीक था, लेकिन नए एविडेंसेस आपके सामने आते हैं, आपको ऐसा लगता है, या फिर आपको अपने डिसीजन का रिव्यू करने के बाद आपको ऐसा लगता है वो डिसीजन आपका अनजस्टिफाइड था, तो आप अपने डिसीजन को बेसिकली वहाँ पर उस सिचुएशन में अमेंड कर सकते हैं। क्या लिखा गया जरा पढ़ना एक बार। द ट्राइब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन आपने ऑर्डर पास किया उसके 2 साल के अंदर, विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, amend any order passed by it and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties। अगर आपको ऐसा लगता है if there is any mistake apparent from the record, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसी मिस्टेक जो अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, जो आपके रिकॉर्ड्स, आपके फैक्ट्स को लेके अपेरेंट थी। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपने पहले भी शायद पढ़ा और सुना होगा, मिस्टेक कैन बी विद रिगार्ड टू लॉ और विद रिगार्ड टू फैक्ट। अगर एनसीएलटी लॉ को लेकर मिस्टेक में है, एनसीएलटी को लगता है मैंने जो ऑर्डर पास किया वो एज पर कंपनीज एक्ट 13 नहीं था, यू कैन नॉट अमेंड इट। पार्टी यहां पर इस सबसेक्शन के अंदर पार्टी आपसे कहती है आपने फैक्ट्स को लेकर गलत डिसीजन दिया, फैक्ट्स को लेकर, रिकॉर्ड मींस विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट, एमलगमेशन हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ, मिसमैनेजमेंट की बात थी, आप लेकर गए जो फैक्ट्स थे उस सिचुएशन में, जो सर्कमस्टांसेस थे, अगर उनको लेकर आपसे गलती हुई है, आप जज नहीं कर पाए कि सर्कमस्टांसेस क्या थे, जो सर्कमस्टांसेस से आप उसको जज नहीं कर पाए,
तो पार्टीज आपसे बोलेंगी सर आपने गलती की है यहाँ पे, और ये गलती लॉ को लेकर नहीं है, फैक्ट को लेकर है। आपने शायद पहले भी पढ़ा और सुना होगा, मिस्टेक कैन विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट और लॉ। लॉ की मिस्टेक कभी पार्टी आपको नहीं बता सकती, आप खुद लॉ हैं सर, आप लीगल अथॉरिटी हैं। इफ मिस्टेक इज अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, आखिरी में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट एंड मेक सच अमेंडमेंट। पहले ऑर्डर पास करेगा फिर अमेंडमेंट होगा, सीक्वेंस देखना आप। अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट, पहले अमेंड करेगा और फिर अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। ऑर्डर पास करना है पहले, उसके बाद अमेंडमेंट करना है। इफ द मिस्टेक इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय द पार्टीज, अगर ये मिस्टेक आपको किसने बताई है, पार्टीज ने, मतलब ये जो अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हैं सुगो मोटू नहीं है, दिस इज नॉट सुगो मोटू, दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द पार्टीज। और ध्यान रखिए मिस्टेक किसको लेकर होगी, मतलब रिकॉर्ड फैक्ट्स को लेकर। और ध्यान रखें पार्टीज भी कब तक बता सकती है, 2 साल के अंदर, और अमेंडमेंट भी कब तक कर सकते हैं आप, 2 साल के अंदर। एक बड़ा जनरल सा प्रोविजन होता है कई बार लॉ के अंदर। एक बात आप खुद सोच के देखें, आप अगर एनसीएलटी के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया आपने और मैटर एनसीएलटी के पास चला गया, तो मैटर कहाँ पेंडिंग है, एनसीएलटी में। तो क्या एनसीएलटी इस ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, वो तो आपके दायरे से बाहर चला गया सर। ये बात हमेशा ध्यान रखें आप, बहुत कॉमन है। कई बार होता है डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, आप एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, यू आर एग्रीव्ड, आप अपील फाइल कर दिया आपने और आप चले गए चीफ कमिश्नर के पास। फॉर एग्जांपल अगर आप चीफ कमिश्नर के पास चले गए तो क्या एडिशनल कमिश्नर अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर पाएगा, नहीं, वो तो ऑर्डर उसके पास रहा कब। आ रही बात समझ में। इफ अपील हैज बीन फाइल्ड विद द एनसीएलटी, इन दैट केस एनसीएलटी कैन नॉट रिवाइज द ऑर्डर, नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। Provided that no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this act। अगर आप इस एक्ट के अंदर आप अपील फाइल करते हैं तो फिर उस केस में एनसीएलटी कैन नॉट अमेंड द ऑर्डर। और इस एक्ट में प्रोसीजर क्या है, एनसीएलटी के अगेंस्ट आप किसके पास जा सकते हैं, एनसीएलटी के पास। क्लियर है। तो अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया कहाँ पे, एनसीएलटी पे, तो एनसीएलटी उसे रिवाइज नहीं कर सकता। रीजन बीइंग अब वो ऑर्डर उसके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, अब किसके पास चला गया है वो, एनसीएलटी के पास। आगे लिखा है उसके सिचुएशन में जो भी वो ऑर्डर पास करेगा एनसीएलटी अमेंड करके, तो एनसीएलटी शैल सेंड अ कॉपी एवरी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न। जो भी आपकी पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज को अपने ऑर्डर की कॉपी भेजेगा, अमेंडेड ऑर्डर की कॉपी भेजेगा। आप मुझे बताएं कॉम्प्रोमाइज पार्टीज कौन कौन हो सकते हैं, हाँ कंसर्न, तो कंसर्न लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा हूं मैं आपसे, कौन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, क्रेडिटर हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। अरे कॉम्प्रोमाइज थर्ड पर्सन कहां से आ गया, अरे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ होगा, या तो कंपनी का होगा मेंबर के साथ, कंपनी और क्रेडिटर के साथ, तो 3 लोग है ना कंसर्न पार्टी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो एक कंसर्न पार्टी, जो भी कंसर्न पार्टी उसको अपने नोटिस की कॉपी भेजेगा, कौन, एनसीएलटी, अमेंडेड ऑर्डर भेजेगा आपको। द ट्राइब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन टू ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड। ये कौन सा ऑर्डर है, दिस इज अमेंडेड। आगे बढ़े। अगर आप एनसीएलटी से डिससेटिस्फाइड है तो एनसीएलटी के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। एनी पर्सन एग्री बाय एन ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी में प्रेफर एन अपील टू द एनसीएलटी। किसके पास जाएं आप, एनसीएलटी के पास।
No appeal shall lie to the AT from an order made by the tribunal with the consent of parties. क्या लिखा है? No appeal shall lie to the appellate tribunal from an order made by the NCLT with the consent of parties. नहीं, वो तो फर्स्ट है, सेकंड पूछ रहा हूँ, सेकंड सबसेक्शन। एनसीईआरटी का जो भी प्रोविजन होगा वो एनसीईआरटी पे नहीं फॉलो होगा, उसका अलग ही चलेगा। सेकंड सबसेक्शन में लिखा है। एक एक करके, हाँ ट्रिब्यूनल नहीं दे सकता, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन। हाँ यही देखिए, अगर आपने अपील फाइल करनी है तो कंसेंट होनी ज़रूरी है, दोनों पार्टीज की नहीं, फिर तो किस बात की अपील? अग्रीव पार्टी कैन फाइल एन अपील, बट अग्रीव पार्टी की तो कंसेंट होनी चाहिए। ट्राइब्यूनल कैन नॉट इटसेल्फ फॉरवर्ड द मैटर टू एनसीएलटी, और एनसीएलटी कैन नॉट इटसेल्फ ब्रिंग द मैटर टू इटसेल्फ। वो खुद नहीं ला सकता कि मेरे पास ले आओ मैटर। आप कंसेंट होनी चाहिए किसकी? पार्टी की, एग्रीव पार्टी की। ऐसा नहीं है दोनों पार्टी की कंसेंट चाहिए, किसी एक की कंसेंट जरूरी है, लेकिन कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की, एग्रीव पार्टी की। अगर एग्रीव पार्टी की भी कंसेंट नहीं तो यू कैन नॉट फॉरवर्ड दैट मैटर, यू कैन नॉट फाइल एन अपील विद द एनसीएलटी इन दैट केस। So no appeal shall lie to the AT from an order made by the NCLT with the consent of party। जब तक आप कंसेंट नहीं लेंगे आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ये कौन सी पार्टी होगी? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Every appeal under subsection 1 shall be filed within a period of 45 days from the date on which a copy of the order of the NCLT is made available to the person aggrieved and in such form and accompanied by such fees as may be prescribed। आप NCLT के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं कितने टाइम के अंदर? 45 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 45 दिनों के अंदर। 45 दिन कहां से? वही तो गलत है। ऑर्डर पास हुआ 25 नवंबर को, कॉपी मिली 2 दिसंबर को, तो 45 दिन कहां से काउंट होंगे? 2 दिसंबर से आ सकता है एमसीक्यू में निकालने के लिए। नॉर्मली ऑर्डर जब पास होता है कॉपी तो नहीं मिलती, क्योंकि ऑर्डर तो पब्लिकली पब्लिश होता होगा ना। देखें ऐसा है सर, पब्लिश करते हैं आप, इंडिविजुअल कॉपी भेजते हैं आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर पार्टी का ऑर्डर पब्लिश नहीं होता। हर पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट जब तक अफेक्ट नहीं होगा आप उसे पब्लिश नहीं करते। आप वो कॉपीज भेजते हैं किसको? कंसर्न पार्टी को। ऊपर भी पढ़ा है आपने कि जो भी ऑर्डर वो कंसर्न पार्टी को आप भेजते हैं, कंसर्न पार्टी को जिस दिन वो मिलेगी, जो अग्रीव पार्टी होगी, जिस दिन उसे कॉपी मिली है, इंडिविजुअल कॉपी, वहां से 45 दिन के अंदर। मैं कहता हूं अगर आपने अवेलेबल करा दिया वेबसाइट में तो वहां से 45 दिन। ये नहीं लिखा कॉपीज रिसीव बाय द एग्रीव पर्सन, क्या लिखा है? और अगर 45 दिन के अंदर भी आप नहीं कर पाए तो एनसीएलटी आपको और 45 दिन देगा। NCLT may entertain an appeal after the expiry of the said period of 45 days from the date aforesaid, but within a further period not exceeding 45 days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within that period। अगर आप 45 दिन के अंदर नहीं फाइल कर पाए आपको और 45 दिन मिलेंगे, लेकिन आपको सफिशिएंट रीजन देना पड़ेगा। सफिशिएंट कॉज दिया है तो इट विल बी 45 प्लस
प्राइमा फेसाई कितना होगा 45 दिन, और कितना मिल जाएगा 45। ठीक है ना। अब अपील आ गई, किसके बाद अपील आ गई? एनसीएलटी अब दोनों पार्टीज को उनकी बात कहने का मौका देगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और ऑर्डर पास करेगा जैसा उसको ठीक लगता है। और ध्यान रखें हमेशा, ये आपने टेक्स्ट के अंदर भी शायद पढ़ा हो सस्पेंड प्रोसीजर वगैरह में, जब आप अपील फाइल करते हैं आगे, तो जो दूसरी अथॉरिटी होती है अपीलेंट अथॉरिटी, वो प्रीवियस ऑर्डर को या तो कहती है जो ऑर्डर पास हुआ वो सही हुआ, या थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशन करके मॉडिफाइड ऑर्डर पास करती है, या पूरा खत्म करके सेट असाइड करके फ्रेश ऑर्डर पास करती है। वो डिसाइड करती है पेरेंट अथॉरिटी। तो एनसीएलटी के पास भी 3 ऑप्शन है, या तो वो कंफर्म कर देगा, या वो मॉडिफाई कर देगा, या वो सेट असाइड कर देगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय द एनसीएलटी, कंफर्मिंग, मॉडिफाइंग, सेटिंग असाइड। क्लियर है। और जो भी उसका ऑर्डर होगा एनसीएलटी का, उसकी कॉपी 2 लोगों को देगा। पहली बात तो कंसर्न पार्टीज को, जिसने बेसिकली अपील की है उस पार्टी को, एनसीएलटी को भी, पार्टीज टू अपील। अब आप मुझे बताओ, जिस पार्टी ने अपील की वो पार्टी है, जो पार्टीज अपील में इन्वॉल्व थी वो पार्टीज? एक पार्टी अपील फाइल करती है, बुलाया दोनों को गया, वही दोनों पार्टी हैं, तो किसको देंगे कॉपी? जिसने अपील फाइल की उसको, या फिर दोनों पार्टी को? दोनों को। ये नहीं लिखा पार्टी हु हैज फाइल्ड अपील, क्या लिखा है? क्लियर है, डन। अगला सबसेक्शन 2 में एक चीज पूछनी है। बोलो बोलो। सेक्शन 2 में साइरस मिस्त्री और टाटा वाले केस में पहला एनसीएलटी में एग्रीड पार्टी जो था वो साइरस मिस्त्री था, कंपनी उसकी। अब एग्रीड तो साइरस मिस्त्री था, कंपनी का क्या था? एक्चुअली कंपनी के पास शेयर होल्डिंग थी टाटा सन्स की, जी सर, और कंपनी का वो डायरेक्टर था आप कह सकते हैं, उसे हटाया गया। तो वो कहीं ना कहीं बोल रहा था भाई माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग तो मेरे पास ही थी एक तरीके से, फिर मेरी कंपनी ने होल्ड किया था, उसकी 2 कंपनी थी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें, एक्सपीडिशियस का मतलब होता है जल्दी, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल बाय एनसीएलटी एंड द एनसीएलटी। अब जरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखना है इसको। हाँ, कुछ फास्ट ट्रैक जैसा। एवरी एप्लीकेशन ऑफ पिटीशन प्रेजेंटेड बिफोर द ट्राइब्यूनल एंड एवरी अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्राइब्यूनल shall be dealt with and disposed of by it as expeditiously as possible, and every endeavor shall be made by the NCLT or NCLAT as the case may be for the disposal of such application of petition or appeal within 3 months from the date of its presentation before the NCLT or the filing of the appeal before the NCLT। आपको ये मैटर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करें और अपना पूरा प्रयास करें, अपने पूरे एफर्ट्स दें ताकि आप उसे खत्म कर पाए। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी, मैक्सिमम कितना? 3 महीने कहां से? जिस दिन आपने मैटर लेकर आए एनसीएलटी के पास, अपील फाइल की किसके पास? एनसीएलटी के पास। दोनों के लिए टाइम लिमिट सेम है, कितनी? 3 महीने की। ऐसा भी नहीं कि 3 महीना आपको लगाना ही लगाना है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी करें। नहीं, लिखा हुआ है कि आपके पास कोई मैटर आएगा, ऐसा कोई स्पेशल कोई इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो एक्सपीडिशियस आपको डिस्पोजल करना पड़ेगा। नहीं, मैं कब बोल रहा हूँ स्पेशल है? मैं कह रहा हूँ कि जितने भी आपके पास मैटर आएंगे वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे निपटाने हैं, आपको एक्सपीडिशियस ही करने हैं। आपने इससे पहले कौन सी लिमिट पढ़ी आप बताओ कि इतने टाइम के अंदर मैटर खत्म करना है? तो पहली बार पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है? अगर 3 महीने के अंदर आप खत्म नहीं कर पाए तो एनसीएलटी एनसीएलटी वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों 3 महीने के अंदर आपकी अपील, आपके एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया।
407 में आपको बता दूं, अगर 407 में क्या दिया हुआ है, 407 कहता है जी ये लोग होंगे एनसीएलटी एनसीएलटी में। एनसीएलटी में बता देता हूं आपको, एनसीएलटी में प्रेसिडेंट होगा, टेक्निकल मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर होगा। एनसीएलटी में अपीलेट ट्राइब्यूनल में चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर होगा, टेक्निकल मेंबर होगा। मतलब दोनों में टेक्निकल मेंबर भी हैं और जुडिशियल मेंबर भी हैं। टेक्निकल मेंबर हु आर हैविंग sound knowledge and expertise, professional expertise of industrial finance, industrial reconstruction, something like that. Or judicial member are the persons who are having sound knowledge of the judicial proceedings, लॉ के बारे में जिसके पास नॉलेज होगा। रिटायर्ड जज और ये सारे लोग को अपॉइंट करते हैं आप कहाँ पे, जुडिशियल मेंबर के तौर पे। दोनों में टेक्निकल भी होंगे, जुडिशियल भी होंगे। लेकिन जो एनसीएलटी का चीफ होगा आप उसे क्या बोलोगे, प्रेसिडेंट। और एनसीएलटी का चीफ होगा उसे क्या बोलोगे, चेयरपर्सन। ठीक है ना? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल वो मेंबर्स भी हैं। बिल्कुल, जब आप मेंबर की बात करेंगे तो मेंबर में लिखा हुआ है, मेंबर में जुडिशियल टेक्निकल मेंबर भी आएंगे, एज वेल एज इट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑल्सो। क्लियर है? वापस आते हैं उस सेक्शन में, मैंने 407 आपको बता दिए वैसे। देखिए क्या लिखा है, देरी होती है, रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे आपको। एंड द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन एज द केस में बी, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रीजंस सो रिकॉर्डेड, एक्सटेंड द पीरियड referred to in subsection 1 by such period not exceeding 90 days as he may consider necessary। बढ़िया पॉइंट है। एनसीएलटी में मैटर गया, बेंच में मैटर गया। आपका प्रेसिडेंट चेयरमैन दिल्ली बैठता है, हाँ। अब किसी बेंच में मैटर गया, 3 महीने के अंदर मैटर नहीं निपटा पाए आप, आपको लग रहा है मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाएगा, आप प्रेसिडेंट से बोलिए सर मुझे और मोहलत दीजिए इस मैटर को आगे और डील करने के लिए। प्रेसिडेंट आपके बोलने पर आपको और 90 दिनों का समय देगा। एक बात पे ध्यान दे देना आप, ओरिजिनल टाइम पीरियड 3 महीने का, एक्सटेंडेड 90 दिन का, 3 महीने नहीं। ओरिजिनली इट वॉज 3 months, now it is 90 days। It is 3 months plus 90 days। Both these are different। इस लेवल का एमसीक्यू तो खैर उम्मीद नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का। ओरिजिनल टाइम पीरियड 3 महीने का है। अगर 3 महीने के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए या मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए तो फर्दर अप्रूवल और ले सकते हैं और 90 दिनों के लिए। मतलब हाँ, एनसीएलटी हर मैटर को डिस्पोज ऑफ कब तक करेगा? अगर देरी हो रही है तो अपने ही प्रेसिडेंट से अप्रूवल मांग लेगा 90 दिनों के लिए। ओरिजिनली 3 महीने नॉट 90 डेज, और एक्सटेंडेड 90 डेज नॉट 3 months। यहाँ का वहाँ का लिखा नंबर नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपील फाइल कर दी थी, अब वो अपील पेंडिंग थी, वहाँ पे आपकी अपील ने आपने अपना टाइम पीरियड पूरा कर लिया अपीलेंट ने। अब एनसीएलटी क्या करता है वो तय करेंगे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट चेयरपर्सन उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसा नहीं। प्रैक्टिकली बात करें तो इतना वर्कलोड है एनसीएलटी के ऊपर कि वो बेचारे संभाल ही नहीं पा रहे हैं। हर दूसरे सेक्शन में आपने एनसीएलटी लिख दिया। लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ों को अब हैंडल करना बहुत टफ हो रहा है। आने वाले टाइम में आप देखना, 1-2 अमेंडमेंट और आएंगे 21-22 में, उसमें लोड शेडिंग होगी जो मुझे लगता है एनसीएलटी की। बहुत सारी जगहों पे जहाँ अधिकार एनसीएलटी को दिए गए हैं, बहुत सारे ड्यूटीज़, बहुत सारे अप्रूवल्स वहाँ एनसीएलटी से हटाकर कुछ आरओसी के पास शिफ्ट कर देंगे।
कुछ भारत सरकार के पास शिफ्ट कर देंगे और कुछ शिफ्ट कर सकते हैं NFRA के पास। हो गए। अब देखिए कि NCLT के लिए कितने मैटर संभालेगा, ठीक है ना। एनीवेज, तो अपने ही प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा वो कितनी मोहलत देगा आपको, और 90 दिन। मतलब यहाँ पे जो डिस्पोजल करना है आपने, दिस इज 3 months प्लस 90 days, ठीक है भाई। हाँ, ये तो मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है। अगर आप NCLT के ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड हो तो अपील फाइल करिए किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने टाइम के अंदर, 60 दिन के अंदर। 60 दिन कहां से, जिस दिन 80 का ऑर्डर मिला होगा वहां से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। अगर पार्टी को लगता है जो NCLT का ऑर्डर है वो एज पर लॉ नहीं है, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं। कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। कर दिया चैलेंज, हाँ कर दिया चैलेंज। और अब वो पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे, वो कहते हैं भाई मैं पोजीशन होल्ड नहीं करूंगा, मैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। आज बहुत कुछ आया है, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था, आज का 80 खरीदी आपके, मतलब आप फ्रंट पेज भी पढ़ लेंगे तो आपने जो पढ़ा है इस वॉल्यूम में और पिछले वॉल्यूम में, कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था चेयरमैन का और CEO का, कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, वो मल्टीपल सिंगल बिजनेस। तो ऐसा सेबी के अंदर एक कॉम्बिनेशन है कि चेयरपर्सन और MD का 250 कंपनी उसे वायलेट कर रही है, तो वो वायलेशन के बारे में पूरा दिया हुआ था। तो आज का 80 आप लेकर जाए, एक हफ्ते में ही ख़त्म करें, लेकिन पढ़िए, ठीक है ना। तो एनीवेज, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं आप जाएं सुप्रीम कोर्ट। कितने दिनों के अंदर जाएंगे भाई सुप्रीम कोर्ट, 60 डेज के अंदर। अगर 60 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो और 60 दिन मिलेंगे। 60 प्लस आपने हमें NCLT की ऑलरेडी हाइलाइट्स पढ़ाई है, तो उसमें ये था कि he can move to Supreme Court within 45 days with the issue of this order। NCLT में तो ये इसमें हो सकता है? नहीं, 60 डेज का टाइम लिमिट है, उसमें लिखा हुआ ज़रूर वो LT के ऑर्डर को आप करेंगे चैलेंज उतने टाइम के अंदर, और यहाँ पे आपको 60 दिन के अंदर ही चैलेंज करना होगा। कम में भी तो within 60? हाँ, मैक्सिमम 60 डेज है। वो हो सकता है उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट से बताया हो आपको 45 दिन, क्योंकि यहाँ से तो 60 दिन ही होगा। और अकेला ऐसा लॉ नहीं है, आप इकोनॉमिक लॉस पढ़ेंगे आगे बहुत जगह अपील की बात आएगी। आप SCRA पढ़ें, सेबी पढ़ें, वहाँ सेट है, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके केस में अपील फाइल होती है। और भी कई सारे अपीलेट ट्राइब्यूनल्स आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक लॉस के अंदर। तो अपील के लगभग ये प्रोविज़न कॉमन है बहुत सारी जगहों पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ें जरा एक बार। मतलब ये तो हाँ, उन दोनों पे चर्चा करूंगा मैं अभी। पहली बात,
एनसीएलटी के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं आप? कितना टाइम के अंदर? ये हालत है, आप देखो जरा, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है ना। इसके ऑर्डर को कहाँ चैलेंज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। अरे नलायक को, जो मैटर गया है एनसीएलटी वो मैटर डिस्पोज ऑफ करना है। कब तक? ये अपील का टाइम पीरियड नहीं है, डिस्पोजल ऑफ का टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप 45 दिन के अंदर करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो और 45 दिन मिलेंगे। अब इसको 5 अक्टूबर को हुआ, ऑर्डर पास हुआ विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज की क्या इंपॉर्टेंस है? इस पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है? ऑर्डर के लिए कंसेंट नहीं चाहिए सर, अपील के लिए कंसेंट चाहिए। फुल स्टॉप लगाए। एग्रीड बाय दिस ऑर्डर द शेयर होल्डर डिसाइडेड टू प्रेफर एन अपील। अब देखिए, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है कि अकेला शेयर होल्डर अपील फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आपको कंसेंट चाहिए अपील फाइल करने के लिए, और शेयर होल्डर अपने आप में कंसेंट है। अरे ये बात समझ में? फुल स्टॉप की इंपॉर्टेंस समझना आप। अगर आपने फुल स्टॉप को कॉमा ट्रीट कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? फुल स्टॉप को अगर आपने कॉमा ट्रीट कर लिया तो फिर क्या आएगा? विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी शेयर होल्डर मूव टू द एनसीएलटी। विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज द एनसीएलटी हैज पास्ड द ऑर्डर। एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है बिना किसी कंसेंट की। कंसेंट की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या जरूरत है कंसेंट की? एक शेयर होल्डर एनसीएलटी के पास पहुंच गया, 45 दिन के अंदर जाना था, नहीं जा पाया 45 दिन के अंदर, क्या और उसके बाद कर सकता है वो अपील फाइल? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड होंगे। ब्लड प्रेशर है बता रहे हैं भाई, और मेडिकल एडवाइस किया गया, आप ज़्यादा हिले डुले नहीं है, आप घर पे आराम करें, यू शुड टेक बेड रेस्ट। तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएं एंड यू कैन ऑब्टेन अ फर्दर पीरियड ऑफ 45 डेज। और उस फर्दर पीरियड में ये टाइम पीरियड फॉल करेगा क्या? कर जाएगा? 90 दिन में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो यू कैन फाइल अपील विद एनसीएलटी इन दैट केस। क्लियर है? अच्छा, ये भी लिखा, आगे जरा पढ़ो तो। आइडेंटिफाई द प्रोविजन गवर्निंग फर्दर अपील ऑन द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। क्या एनसीएलटी के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं आप? हैं? कर सकते हैं। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, 60 दिन के अंदर। अच्छा, वहां एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? वहां भी कितना? 60 दिन के अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ही चार्ट बनवाऊंगा मैं इसका, जितना भी एक कथा है आखिरी में, ठीक है ना, निपट जाएगा सारा ये। द ट्राइब्यूनल एंड एटी शैल नॉट while disposing of any proceeding before it, or as the case may be, an appeal before it, be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure 1908। आपने जब पहले भी कहीं पढ़ा है कि आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मानना पड़ेगा? हैं? सीआरपीसी था वहां पे, कुछ जगहों पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, सर्च एंड सीजर में। देखें, जो भी कार्रवाई होंगी कहां पे? एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी के पास, वहां पे जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, जिस वक्त ये लीगल प्रोसीडिंग होगी आपको मानना पड़ेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जब कोई भी सिविल केस फाइल होता है कोर्ट में, तो सिविल केस को चलाने के कुछ बेंचमार्क, कुछ पैरामीटर्स, कुछ मापदंड होते हैं, कुछ नियम, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। एक पर्सन ने क्राइम किया, मर्डर कर दिया, उसे सजा होगी 302 के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल एक्ट है, यहां लगेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब 302 की सजा कहां दी है? आईपीसी में। लेकिन आईपीसी में नियम कायदे नहीं लिखे सर। नियम कायदे कहां लिखे हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। अरेस्ट कब तक पेश करना है,
कब तक की बेल, किस कंडीशन पे बेल, कौन सा लॉयर अपील फाइल कर सकता है, कहाँ अपील फाइल कर सकते हैं, ये सारी बातें कहाँ दी हैं? सीआरपीसी में। ठीक वैसे ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर भी आपके प्रोविजंस आपके एक्ट में हैं, लेकिन वो केस चलेगा कैसे, उसके नियम कायदे, उसकी मशीनरी क्या होगी, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, वो कहाँ दिया? वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। तो जैसे एक सिविल कोड डील करता है वैसे ही एनसीएलटी एनसीएलटी भी डील करेगा। और मैं आपको बता दूं, वाइल डिसाइडिंग एनी मैटर, एनसीएलटी एंड एनसीएलटी विल हैव द सेम पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। उसके पास पूरे अधिकार है सिविल कोर्ट वाले। किसके पास? एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, स्टार्टिंग में कभी मैंने आपको बताया होगा जब इस बैच को स्टार्ट किया होगा, क्या एनसीएलटी एनसीएलटी आपको जेल भेज सकता है? नहीं भेज सकता, कोर्ट नहीं है सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब्यूनल? सिंपल, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है? ट्राइब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी which is having some parts of the court, not all, जिसके पास कोर्ट के कुछ अधिकार होंगे, सारे नहीं। आप उसे क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूनल। इतना क्लियर है? तो यहां पर ट्राइब्यूनल shall follow the procedure of civil code of civil procedure as well as tribunal and NCLAT will have the same powers as of civil court. सिविल कोर्ट के पास क्या अधिकार होते हैं? सिविल कोर्ट के पास अधिकार है, वो किसी भी पर्सन को समन इशू कर सकता है कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वैसे अधिकार किसके पास होगा? एनसीएलटी एनसीएलटी के पास भी। सिविल कोर्ट के पास अधिकार है, वो आपसे बुक्स रिकॉर्ड मांग सकता है। सिविल कोर्ट के पास रिकॉर्ड है, वो आपसे इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कर सकता है। सिविल कोर्ट के पास अधिकार है, वो आपसे ओथ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए बोल सकता है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं, आप शपथ लें, वो जानकारी आपके नजरिए में सही है। ये सारे अधिकार किसके पास हैं? सिविल कोर्ट के पास। ये सारे अधिकार किसके पास होंगे? एनसीएलटी एनसीएलटी के पास, व्हाइल डिसाइडिंग एनी मैटर। हाँ, मानते हैं डिक्लेरेशन ओथ को। अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्वेरिंग की बात करें, स्वेरिंग की मतलब कसम लेने की, तो उसे कई बार कसम को एफिडेविट भी मानते हैं आप, लेकिन वो कसम स्टैम्प पेपर में होनी चाहिए तो एफिडेविट मानेंगे आप। तो कसम की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है भारतीय कल्चर में, आप कह सकते हैं इंडियन कल्चर में। लाइक वो तो आप लोग भी कई मैटर तो जीवन में आपने कसम के बेसिस पे डिसाइड किए होंगे। छोटे पे डिसाइड करते आउट है या नहीं, जब आखिरी डिसीजन अंपायर भी चीटिंग कर रहा है, आपको लग रहा है बेटा कसम खा ले मम्मी की फटाफट से, ठीक है। एनीवेज, लेकिन डेडिकेशन बहुत है लोगों क्रिकेट के लिए, वहां भी झूठ बोल जाते, बोले क्रिकेट फर्स्ट। सिविल कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ एनीवन। सिविल कोर्ट, हाँ, द ट्राइब्यूनल एंड द एटी शैल नॉट, जरा पढ़ते हैं एक बार, while disposing of any proceeding before it, पूरा पढ़ना, भी मिसगाइड मत होना आप, as the case may be, an appeal before it, be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principle of natural justice, subject to the other provision of this act and of any rules made thereunder. The tribunal and the appellate tribunal shall have the power to regulate their own procedure. नीचे इसी के नीचे लिखा है, मैं पूरा बोल रहा हूं, पूरा पढ़ना आप। The tribunal and AT shall have for the purposes of discharging their functions under this act the same powers as are vested in a civil code under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely, पूरी बात समझना भी मेरी आप। अगर सबसेक्शन 1 को सबसेक्शन 2 के साथ कंपेयर करें तो आपको दोनों प्रोविजंस कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगे। क्यों? सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है?
You are not bound, shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure. एक तरफ ये लिखा है, दूसरी तरफ लिखा है shall have the same powers as are vested in a civil code as per. आप जरा बताओ, अगर इन दोनों को हम इनका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करें, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मींस कई बार प्रोविजंस आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो वहां आप कॉन्ट्रडिक्शन दूर करते हैं और एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या निकलेगा इसका? पावर सारी होंगी उसकी, बट उसको स्पेसिफिक करके प्रोसीजर अपने आप खुद चूज कर सकते हैं। आपके पास अधिकार है, किसके अधिकार हैं? सिविल कोड के। यू आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड, you are not bound by the procedure as per laid down in the Code of Civil Procedure, however you can follow the procedure. ये नहीं लिखा you cannot follow the procedure, क्या लिखा है? You are not bound, you are not bound, और आपके पास अधिकार है। किसके अधिकार है? सिविल कोड के सारे अधिकार। साथ में एक बात और लिखिए, but shall be guided by the principles of natural justice। ये चीज आपके लिए मैंडेटरी कर दी। बोला आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं मानना, लेकिन कोर्ट एक बात मानता है और आप भी ये बात मानेंगे कि आपको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना है। क्या मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल जस्टिस? ये तो बता दो। सबके लिए न्याय, कोई ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, शुड बी ट्रांसपेरेंट व्हाइल फॉर्मिंग एनी डिसीजन, कोई बायसनेस के बिना। आज भी कहीं ना कहीं आखिरी मतलब मसला कोर्ट ही डिसाइड करता है, कोर्ट ही तय करता है कि भाई इस मैटर में क्या होगा। और सही मायने में आज आप देखें तो हर जगह से हार कर कहीं ना कहीं आपका एक फेथ कोर्ट पे है। मतलब कांग्रेस को देखो, बेचारों को जो भी हुआ महाराष्ट्र में, कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहीं ना कहीं उनके हक में वो डिसीजन दिया। कोर्ट का बिकना थोड़ा कम मुश्किल है, मतलब कोर्ट बोल रहा हूँ, जज नहीं बोल रहा हूँ। जज और हाउस ऑफ लॉ में फर्क होता है। यू कैन नॉट परचेज। जब अगर वो अपने ईगो पे आ जाएं तो फिर आप डिसीजंस पढ़ के देखिए जरा। इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, आपको पता होगा, और जेल ऑर्डर कर दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। उन्होंने इलेक्शन जीता था धांधली करके, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन करके। तो एक जयप्रकाश, क्या नाम, जयप्रकाश नहीं, एक और थे, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। नहीं, वो तो पोएट थे यार, मतलब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। एक और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो जनता पार्टी के थे, तो यूपी से ही थे वो। तो उन्होंने भाई अपील लगा दी, बोल दिया आपका इलेक्शन जो है वो वॉइड है, you have been illegally appointed as the MP, and if you are illegally appointed as the MP, you have to vacate the office of the Prime Minister of India। तो अपील फाइल कर दी उस मैटर के अगेंस्ट आगे, और जब अपील फाइल हो गई तो मैटर इफेक्टिव नहीं होता, तब तक अपील फाइल होती है, और फिर इमरजेंसी लगा दी। कभी इस पे गहन चर्चा होगी आगे, कभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस पूछिए मत, ये बड़ी लंबी और कहानी। मतलब मैं आज भी किसी से बोल रहा था कि मैंने कहा कि कोई बात, कोई जस्ट समवन लाइक जस्टिफाइंग कि उस वक्त इमरजेंसी हुई होगी तो ऐसे हालात रहे होंगे ये वो। मैंने कहा आज जो सरकार कर रही है मैं उससे गलत बोलता हूँ, मैं गलत बोलने की क्षमता रखता हूँ कुछ जगहों पे, लेकिन जो पास्ट में हुआ वो तो सरासर गलत था। इन्होंने बहुत बुरी हालत की सर, बहुत ही बुरी। एक्चुअली इंडिया कहीं ना कहीं कंट्रोल में था रशिया के। चर्चा करेंगे स्पेस क्लास के बाद, अभी आगे बढ़ते हैं।
15-20 मिनट की चर्चा है। Who are interested, we will discuss after some time. ठीक है, मतलब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यार ये हमारा देश ऐसा भी था। हाँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, आई एम टेलिंग यू। हाँ, वो KGB, KGB, नो, आई विल टेल यू आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, एनीवेज देखिए बस, तो यू आर नॉट बाउंड, सुनो मेरी बात, यू आर नॉट बाउंड बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बट यू शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आपको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना है। एंड योर ऑर्डर विल बी सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब दो चीज मैंडेटरी कर दी भाई आपके लिए। पहला, नेचुरल जस्टिस मानना पड़ेगा, ये एक्ट मानना पड़ेगा। आप अपना प्रोसीजर खुद तैयार करें, ये भी अधिकार दे दिया आपको। ठीक है ना। और राइट्स क्या आपके पास, देखो दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक तो प्रोसीजर खुद डिसाइड कर सकते हो, दूसरा सिविल कोड के अधिकार एंजॉय कर सकते हो, राइट्स एंजॉय कर सकते हो। और माननी दो चीजें हैं, क्या क्या, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल और दूसरा एक्ट एंड रूल्स। सिविल कोड के पास कौन कौन से अधिकार है, बहुत सारे अधिकार दिए, जरा पढ़ते हैं एक करके कौन कौन से अधिकार है। पहला, किसी पर्सन को समन इशू करना, उसे पेश होने के लिए बोलना, एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। किसी पर्सन से बोलना कि आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढ कर लाएं और सबमिट करें यहां पर। पर्सन से बोलना एविडेंस दो एफिडेविट में। ओथ बिना एफिडेविट के भी हो सकती है, मैंने आपसे कहा अगर स्टैम्प पेपर पे ओथ ले लेंगे आप तो एफिडेविट बन जाएगी। क्लियर है। 123, 124 को मानते हुए किसी पब्लिक रिकॉर्ड को पेश होने के लिए बोल सकते हैं आप। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और अ कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। ऐसा लगता है कि अगर आपके किसी केस में मदद मिल सकती है तो किसी भी सरकारी कागजात को आप पेश होने के लिए बोल सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्या बोलता है सर ये कहता है जब कोई मैटर कॉन्फिडेंशियल नेचर का है जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है, मैटर कॉन्फिडेंशियल नेचर के हैं, चाहे डिप्लोमेसी के मैटर हो, कॉन्फिडेंशियलिटी के मैटर हो, नेशनल इंटरेस्ट के मैटर हो, वो सारे मैटर आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कहां पर, पब्लिक में। तो वो रिकॉर्ड नहीं मांग सकते आप पब्लिक, जो रिकॉर्ड डिप्लोमेसी का होगा, जो रिकॉर्ड नेशनल इंटरेस्ट में होगा, जो रिकॉर्ड कॉन्फिडेंशियल नेचर में होगा। इंडिया यूएस का पैक्ट क्या साइन हुआ है आपस में, न्यूक्लियर। अगर वो कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। अगर एनसीएलटी कहता है किसी मैटर के लिए कि वो रिकॉर्ड यहां लेकर आई तो वो रिकॉर्ड आप नहीं ला सकते। ये बात कहां दी है, 123 एंड 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसे मानते हुए, मतलब ऐसा नहीं कि एनसीएलटी उसको बीट कर देगा, बोलेगा नहीं रिकॉर्ड तो चाहिए मुझे। यू कैन नॉट डिमांड एनी रिकॉर्ड which can affect the national interest of the country or any matter which is confidential in nature. You cannot demand that document. ठीक है ना। आपका किसी पार्टी का हित नेशन के इंटरेस्ट से बड़ा नहीं है। ठीक है ना। व्हाइट पेपर्स होते हैं कई बार, शायद आपने सुने हो सरकार के, तो वो आप डिमांड नहीं कर सकते। कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल यू कैन नॉट डिमांड। इशूइंग कमीशन, बिल्कुल सही बात। कई बार ऐसा होता है विटनेस अपने आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको लगता है वो इंफॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं, उनके एग्जामिनेशन के लिए वो यू कैन अपॉइंट कमीशन। और वो कमीशन का काम क्या होगा, विटनेस को एग्जामिन करना, विटनेस को एग्जामिन करना। वो अधिकार भी है आपके पास। आपके रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर देना डिफॉल्ट के कारण। आपने कोई मैटर लेकर गए, रिजेक्ट कर दिया, नहीं जी आपकी एप्लीकेशन फॉल्टी है, आपकी एप्लीकेशन इनएडिक्वेट है। आप बोल रहे हो कि आपके साथ ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ ऑपरेशन, आप मेंबर के पोजीशन में, रिजेक्ट कर दिया आपका मैटर। या एक्स पार्टी ऑर्डर इशू कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पार्टी ऑर्डर?
देखिए बता दे लो, मैं अग्रीव्ड हूँ किसी कंपनी से, मैं एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी के पास अधिकार है वो लोगों को पेश होने के लिए बोल सकता है। उसने कंपनी के एमडी से बोला कि आपको पेश होना पड़ेगा कोर्ट में, तो आपको पेश होना पड़ेगा एनसीएलटी के दफ्तर में। वो नहीं आया, दोबारा फिर ऑर्डर दिया एनसीएलटी ने, फिर नहीं आए। अगर आप एनसीएलटी के या एनसीएलटी के ऑर्डर को या उसके मतलब डिसीजंस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर एनसीएलटी या एनसीएलटी एक पार्टी के फेवर में ऑर्डर इशू कर देगा, एक पार्टी के ऑर्डर मतलब फेवर में बोलेगा आप तो आए नहीं, आपने डॉक्यूमेंट दिया नहीं, आपने इंफॉर्मेशन दी नहीं, आपने ओथ में एग्जामिन किया नहीं, तो जिसने मेरे पास अपील फाइल की है मैं उसके फेवर में ऑर्डर इशू कर रहा हूँ, एक्स पार्टी ऑर्डर। बहुत बार होता है, लेकिन नॉर्मल कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, बहुत वेट करते हैं, 12 13 बार। अभी वो मैटर खत्म हो कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया खैर उसको, वो एक फेक एप्लीकेशन, फेक रिपोर्ट लिखवा दीजिए किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी गर्ल ने, वो सरदार जी थे, आपको याद होगा, नाम नहीं याद आ रहा। हाँ दिल्ली केस था, क्या नाम था, सिमरजीत ऐसे कुछ नाम था, ऐसे कुछ नाम था। तो झूठी उनके ऊपर उसके ऊपर, अब तो खैर अभी निपट गया कुछ टाइम पहले वो, तो वो जीत गया केस, वो बंदा केस जीत गया। तो हो गई, मतलब ऐसे केस, मतलब ऐसे झूठे आरोप लगाए थे, इंडियन सोसाइटी उसे कहाँ एक्सेप्ट करेगी, पता नहीं क्या क्या, और गलती कुछ भी नहीं थी उसकी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफी सही थे, मतलब जो लड़के की साइड से। हाँ तो वो तो खैर दूसरा मसला हो गया, वो तो खैर दूसरी बात है, लेकिन एक सिंपल रोड क्रॉस कर रहा था बच्चा, रोड क्रॉस कर रहा था, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई होगी, उसने दुनिया जहान के आरोप लगा दिया उसके ऊपर। हाँ 12 बार समन इशू हुआ उस लड़की को, उसी ने रिपोर्ट फाइल की 12 बार। अरे जब 5 बार नहीं आई, तुम 6वीं बार समन क्यों इशू कर रहे हो, एक्स पार्टी ऑर्डर इशू कर दो, पूरा मौका दे। इतना कितना मौका दे रहे हो आप, 12 बार, 12 टाइम्स समन इशू हुआ है, 12-13 टाइम्स, दिस इज एपिक, आई एम टेलिंग यू, इससे ज्यादा क्या होगा। तो एनीवेज मतलब फॉर डिसाइडिंग एट एक्स पार्टी मीन्स लिख देना वहां पे इन फेवर ऑफ वन पार्टी। एक्स पार्टी ऑर्डर चैलेंज कर सकता है, अगर अपील फाइल नहीं की होगी तब हो सकता है, आई एम टेलिंग यू, वैलिड ग्राउंड देने पड़ेंगे आपको, आप क्यों नहीं आ पाए, समन इशू किया गया हो, आप गोवा में पड़े हो आप। Setting aside any order of dismissal of any representation for default or any order passed by it ex parte, आ गया आपका पॉइंट। जो भी आपने ऑर्डर इशू किया है, देखना मेरी बात समझना, आपने ऊपर 2 ऑर्डर इशू किए थे, कौन कौन से, एक तो अपील, एक तो आपके रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, दूसरा एक्स पार्टे, इन दोनों ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, और एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, इतने काफी हैं। ये सारे अधिकार किसके पास होंगे, सिविल कोर्ट के पास, और ये राइट्स कौन एंजॉय करेगा, ठीक है ना। अब देखो, any order made by the NCLT or the NCLAT may be enforced by the tribunal in the same manner as if it were a decree made by a court in a suit pending therein, and it shall be lawful for the tribunal or the AT to send for execution of its order to the court within the local limits of whose jurisdiction। अगर कोई भी ऑर्डर पास किया है किसने, एनसीएलटी ने, उस ऑर्डर को इन्फोर्स करेगा वो ट्राइब्यूनल उस तरीके से जैसे वो ऑर्डर कोर्ट ने खुद पास किया है किसी केस के अंदर। जैसे कोर्ट का ऑर्डर इफेक्टिव होता है वैसे ही एनसीएलटी का ऑर्डर भी इफेक्टिव होगा, लेकिन वो कोर्ट तो है नहीं, तो एनसीएलटी वो मैटर अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वो मैटर कहां भेजेगा,
जिस कोर्ट के पास वो अधिकार होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कॉपीराइट्स है, इन सब मैटर्स को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं, हाई कोर्ट जाता है सीधे मैटर। अच्छा, कोर्ट कौन सा, मतलब किस जगह का कोर्ट? देखें जरा, अगर कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है तो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है और अदर पर्सन के अगेंस्ट, तो जहां वो पर्सन रहता है या बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली काम करता है गेन के लिए, 3 जगह है भाई। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर अगेंस्ट कंपनी, अगर ऑर्डर कंपनी के अगेंस्ट है तो रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी, वहां पे आपका केस जाएगा। और अगर ये ऑर्डर किसके अगेंस्ट है, अदर पर्सन मतलब क्रेडिटर है, मेंबर है, तो जहां वो रहता है, जहां वो बिजनेस कैरी करता है या जहां वो पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन। बिजनेस करना और तीसरे पॉइंट में क्या फर्क है? बिजनेस सर वो वर्कप्लेस हो सकता है, लेकिन जहाँ पे वो पर्सनली वर्क कर रहा है वो एरिया पर्टिकुलर जहाँ फिजिकली प्रेजेंट हो। और कोई? एक तो जैसे उसका बिजनेस अपना बिजनेस ही होगा, कई बार जैसे कुछ पर्सन का जो जिस पे डिस्प्यूट चल रहा है उसका पर्सनल कुछ काम है, पर्सनल वर्क है जो गेन के लिए करता है। अरे मैं सिंपल को जॉब कर रहा है, कहाँ आएगा? कभी कभी सिंपल भी सोचा करो। मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, टीचर आदमी बेचारा मजदूर। अब अगर किसी कोचिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट एक्टिंग फॉर गेन, बट ठीक है। अगर मैं कहीं और पढ़ाता हूँ, यहाँ तो समाज सेवा है उसी से, ग्लाइकोडेन पिलाओ भाई इनको। पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो आप क्या मानेंगे? द पर्सन इज पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, ठीक है ना। एक बात आप देख रहे हो, अगर कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर आया तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में नलायकों से भरपूर है ये लॉ मेकर्स की दुनिया। मतलब जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है उसके जगह उसके कोर्ट में केस फाइल करवा रहे हो। मतलब जो दूसरी पार्टी है जो सही है उसको बोलोगे आओ बेटा ट्रैवल करो आओ। आई एम टेलिंग यू, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कंपनी मुंबई में, मेंबर हूँ, एग्रीड हूँ। अब कोर्ट में मैटर रेफर करना है जी, 447 लगना है, कुछ भी लगना है मैटर, आप डिसाइड नहीं कर सकते, एनसीडी डिसाइड नहीं कर सकते। मैटर कहाँ रेफर करेगा? कोर्ट में। अब कौन सा कोर्ट? अगर कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर है किसका? एनसीएलटी का, तो मुंबई। अब मेंबर कहां जा रहा है बेचारा? मुंबई। ये कमी थी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। नहीं, ये तो कुछ भी हो गया। 142 सबसेक्शन 2 में ये अमेंडमेंट लेकर आए। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा था पता है आपको? अगर मैंने आपको चेक दिया और चेक बाउंस कर गया, आप पे ही हो, मैं ड्रॉर हूँ। अगर चेक बाउंस कर गया, ये पे ये रहते हैं फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में, चेन्नई में, मैं रहता हूँ दिल्ली में। अगर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर चेक बाउंस कर गया तो पेई को आना पड़ेगा ड्रॉर के शहर में केस फाइल करने के लिए। प्रैक्टिकली तो नोटिस भेज देते हैं हम लोग। सुनो तो मेरी बात। अरे नोटिस भेजा तो नोटिस किस लिए भेज रहे? तो वो तो नोटिस तो बहुत प्राइमरी केस है ना, तो मैटर में तो कह रहा हूँ मैटर कोर्ट में चला गया तो पे ही आ रहा है कहाँ पे? ड्रॉर के शहर। डिफॉल्ट किसने किया?
चेक किसका बाउंस किया? ड्रॉर का। अब इसमें हुआ क्या, पे बेचारा एक्साइटेड होता रहा, करूंगा केस फाइल, करूंगा केस फाइल। केस फाइल कर दो, हियरिंग में आ ही नहीं रहा है। वो नई सरकार आई, देखी 18 लाख केस पेंडिंग है, अकेले 138 के अंदर चेक बाउंसिंग के 18 लाख केस पेंडिंग थे। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने पूछा, भाई क्या बात है, ये मसला क्या है 18 लाख केस का? तो किसी दिमागदार व्यक्ति ने इनको दिमाग दिया, मैंने तो मजाक उड़ाया खूब इनका, जैसे अभी इनका उड़ा रहा हूँ। तो 2015 में ऑर्डिनेंस लेकर आए जेटली साहब, कहते हैं जी अब केस ड्रॉर के शहर में फाइल नहीं होगा, पे के शहर में फाइल होगा। 142 सबसेक्शन 2 और 142 ए भी पास किया। 142 में क्या बोला, वो 18 लाख केस जो ड्रॉर के शहर में चल रहे थे वो शिफ्ट करो पे के शहर में। कोर्ट पागल हो गए, आप क्या समझ रहे हो? इतनी ब्लंट सरकार है, आप सोच नहीं सकते। ये बस ऐसे ऑर्डर पास करते, ये हटा 370, ये हुआ, ये थी, अब हट गया। लेकिन हालात बहुत टेंस है। तो एनीवेज अब उस पर खैर बाद में बात करेंगे, लेकिन तो यही प्रोविजन यहाँ पे है। क्या प्रोविजन है भाई यहाँ पे, कि अगर ऑर्डर पास हुआ किसके अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, तो कोर्ट कौन सा, जहां कंपनी का आरओ है। अच्छा, अगर आप डिफॉल्टर, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ तो ऑल द वे कंपनी आएगी आपके शहर में, ठीक है ना। तो वॉलंटरली रिसाइड्स, वॉलंटरली अपनी इच्छा से आप रहते हो या बिजनेस कैरी करते हो, पर्सनली वर्क फॉर गेन। पता चला वहीं चला गया, बोले अब कंपनी को बताता हूँ, कंपनी का फॉर एग्जांपल आरओ है मुंबई में, आरओ है दिल्ली में, बोले अब तो थोड़ा एमडी के मजे लेता हूँ मैं। चला गया केरला में, गोलगप्पे का रेडी लगा रहे, कहते हैं मैं बताता हूँ इसको, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, कैरिंग ऑन द बिजनेस, यू आर कैरिंग ऑन बिजनेस। अच्छा, ये नहीं लिखा कि परमानेंस होना चाहिए, कि लिखा थोड़ी कि परमानेंट होना चाहिए प्लेस ऑफ बिजनेस। एनीवेज नहीं मालिक, ऐसा नहीं है, जहाँ हुआ है वहीं होगा, ठीक है ना, वहीं चलेगा केस। ऐसा थोड़ी कि केस ही शिफ्ट होता रहेगा, कुछ भी 400 डिस्ट्रिक्ट है, 500 इंडिया में। All proceeding before the tribunal or the AT shall deem to be judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 and for the purpose of section 196 of the IPC, and the tribunal and the AT shall be deemed to be civil code for the purpose of section 195 and chapter 26 of the CRPC 1973। बहुत अधिकार दे दिया यार। पहली बात क्या बोला, आपकी सारी प्रोसीडिंग क्या मानेंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे, पहली बात आईपीसी के अंदर। दूसरी बात, आपको सिविल कोर्ट मानेंगे। सिविल कोर्ट का दर्जा दिया है, क्रिमिनल कोर्ट का नहीं, सीआरपीसी के अंदर भी। ठीक है, सीआरपीसी भी आपको सिविल कोर्ट मानेगा, पर सीआरपीसी सिविल कोर्ट की बात समझ में नहीं आ रही। कई बार सिविल कोर्ट मैटर रेफर करता है ना, कहाँ पे, क्रिमिनल कोर्ट के पास, वही मैटर यहाँ पे। अगर एनसीएलटी रेफर कर रहा है तो आपको किसका किसका स्टेटस मिलेगा, सिविल कोर्ट का, सीआरपीसी के अंदर भी। क्लियर है भाई। द ट्राइब्यूनल एंड द एटी shall have the same jurisdiction, powers and authority in respect of contempt of themselves as the High Court has, and may exercise for this purpose the powers under the provision of the Contempt of Court Act 1971, which shall have the effect subject to modifications that। सुना है आपने कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पिक्चरों में सुना होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोर्ट की तौहीन, कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करना, कॉन्ट्रावीन करना। कोर्ट ने बोला आप ऐसा नहीं करेंगे, आपने ऐसा किया। अगर आपने एनसीएलटी के ऑर्डर को कॉन्ट्रावीन कर दिया, वायलेट कर दिया, एनसीएलटी के ऑर्डर को वायलेट कर दिया, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, वो भी हाई कोर्ट। जो अधिकार हाई कोर्ट के पास होते हैं अपने कंटेम्प्ट के केस में, वही अधिकार किसके पास होंगे, एनसीएलटी के पास, उनके कंटेम्प्ट के केस में। बहुत सीवियर राइट दिया है किसको। If any order has been contravened
whether of the NCLT or the NCLT, in that case they will have the same parts as of High Court with respect to content of the order of the High Court. क्लियर है? आगे क्या लिखा है देखो, subject to modifications that the reference therein to a High Court shall be construed as including a reference to the NCLT and the appellate tribunal. obvious सी बात है, अगर उस लॉ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में कहीं पर भी क्या लिखा हुआ है, कहीं पर भी हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया है तो उसे किसका रेफरेंस मानेंगे? तो एक्सप्लेनेशन दिया है. और द रेफरेंस टू एडवोकेट जनरल इन सेक्शन 15 ऑफ द सेड एक्ट. सेड एक्ट कौन सा? नाइनटीन 32. ये कहां से आ गया? ये सेड एक्ट का मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया. बोले आप देख लो ऊपर कौन सा मेंशन है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के प्रोविजन लगेंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में जहां पर भी हाई कोर्ट दिया है वहां क्या मानेंगे? एनसीएलटी और एनसीएलटी. और जहां पे भी एडवोकेट जनरल दिया है उसे मानेंगे लॉ ऑफिसर्स ऑफ द सीजी. इसे गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है कोर्ट के अंदर. एडवोकेट जनरल्स को, जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कई बार केस को फाइट करते हैं. ठीक है ना? अरे ये दोनों में कुछ भी नहीं है. इससे रेफरेंस दिया है कि हाई कोर्ट के रेफरेंस को उसका रेफरेंस मान लें. ऊपर दिया है, एमसीक्यू में आ सकता है कि एनी order of the NCLT or NCLT has been contravened, then it will be construed as the contravention or the contempt of the order of. ऑप्शन दे देगा आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनी ऑफ द अबव. ठीक है ना? इनके ऑर्डर के कंटेम्प्ट को किसके ऑर्डर कंटेम्प्ट मानेंगे आप? हाई कोर्ट के ऑर्डर का. ठीक है ना? मतलब दे हैव बीन प्रोवाइडेड एज द स्टेटस ऑफ द हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट. विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट. अदरवाइज एनसीएलटी को मानते हैं हाई कोर्ट का स्टेटस. क्यों? जनरली हाई कोर्ट को कहां चैलेंज करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में. या किसको चैलेंज करते हैं? एनसीएलटी को. किस में? सुप्रीम कोर्ट में. तो एनसीएलटी और हाई कोर्ट लगभग बराबर हो गए. अब तो दम नहीं है इसमें. देखिए, द ट्राइब्यूनल और द एटी मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट subject to such condition if any as may be specified in the order any of its officer, employee or any other person authorized to it to inquire into any matter connected with any proceeding or as the case may be appeal before it and to report to it such manner as may be specified in the order. क्या मतलब है इसका? एनसीएलटी या एटी जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी ऑफिसर को, अपने किसी एम्प्लॉय को या पर्सन ऑथराइज्ड को, थोड़ा ध्यान से समझना, इसको बहुत छोटा सेक्शन है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन है. एम्प्लॉय, ऑफिसर और इनको ऑथराइज कर सकते हैं आप. किसके लिए ऑथराइज कर सकते हैं? पहली बात तो इंक्वायरी के लिए, दूसरी बात अपील फाइल करने के लिए उनके पास, और तीसरी बात उनको रिपोर्ट देने के लिए. ये एनसीएलटी के ऑफिसर हैं, एनसीएलटी के एम्प्लॉई हैं, और ये एनसीएलटी इनको अधिकार दे सकता है कि आप खुद क्या कर सकते हो, और कहीं आप डिससेटिस्फाइड है तो आप एनसीएलटी के पास आ सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और आप रिपोर्ट बना के दे सकते हैं किसको? एनसीएलटी को. ठीक है ना? अदर पर्सन में एक्सपर्ट वगैरह आ सकते हैं, एडवोकेट्स वगैरह आ सकते हैं. ध्यान रखना, मेरी बात समझना ध्यान से. एनसीएलटी और एनसीएलटी में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अधिकार दे सकती है तीन लोगों को. तीन अधिकार: ऑफिसर, एम्प्लॉय, पर्सन ऑथराइज्ड. इंक्वायरी, अपील, रिपोर्ट. इसका मतलब क्या है जनरल स्पेशल ऑर्डर का? या तो किसी पर्टिकुलर केस के अंदर
किसी कंपनी का मैटर चल रहा है, आपने बोला इंक्वायरी करो, रिपोर्ट बना के दो हमें, उस कंपनी के लिए स्पेशल ऑर्डर है, या आपने एक जनरल ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आपके पास ये अधिकार होगा ही होगा, या आपके पास इन कंपनीज के लिए अधिकार होगा, आपके पास इतने टाइम पीरियड तक ये अधिकार होगा, तो वो क्या हो गया फिर? जनरल ऑर्डर। ठीक है ना। आगे दिया हुआ है जो प्रेसिडेंट हैं, मेंबर हैं, ऑफिसर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं एनसीएलटी के, इन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। नहीं, एनसीएलटी के पास ही भाई उनको लगता है उन्हें राइट्स नहीं मिले, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर पाए, अगर कहीं भी डिससेटिस्फाइड है एनसीएलटी के पास है, अपील फाइल करें कि हमें राइट्स नहीं दिए, हमें और राइट्स दीजिए आप। आपके ऑफिसर, लंबा चौड़ा पैनल है, लंबे चौड़े लोग हैं उसके अंदर, और आप डिससेटिस्फाइड है तो एक प्रोसीजर तो होना चाहिए अपील फाइल करने का विद इन द एनसीएलटी। भाई आपकी भी तो कहीं सुनवाई होनी चाहिए ना। एनसीएलटी खुद क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। इन्हें क्या मानेंगे आप? पब्लिक सर्वेंट। किसके अंदर? आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर। इनके पास अधिकार भी होंगे, जिम्मेदारियां भी होंगी पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिए, पब्लिक सर्वेंट मानने का मतलब है बहुत एक्ट में कवर्ड हो गए आप, बहुत सारे एक्ट में दिया हुआ तो पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारी है, पब्लिक सर्वेंट के पास ये राइट है। राइट तो कम होते हैं, जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज़ और राइट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। रीजन में आपको क्या मान लिया गया है? पब्लिक सर्वेंट। आगे दिया हुआ है अगला, अगर कोई भी डिसीजन इन्होंने गुड फेथ में लिया है, ऑफिसर हो, आपका एम्प्लॉय हो, जो भी लोग हैं, अगर गुड फेथ में डिसीजन लेंगे तो ये जिम्मेदार नहीं होंगे। यार हो सकता है आज को सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन अगेंस्ट में आ जाए, एनसीएलटी के अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई आपने कैसे ऑर्डर पास कर दिया। ये कई बार होता है, सुप्रीम कोर्ट डांटता है अथॉरिटीज को कि आपका ऑर्डर तो वॉइड था, आपने कैसे ऑर्डर पास किया। अगर कल को आपका ऑर्डर वॉइड डिक्लेयर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट में, या एनसीएलटी का ऑर्डर एनसीएलटी में, तो जो ऑफिसर्स है किसके? एनसीएलटी के, अगर उन्होंने गुड फेथ में काम किया, दे विल नॉट बी लायबल। हाँ, अनलेस अनटिल आप अब्यूज ऑफ पावर करें, आप इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करें, पैसे वैसे ले लें, ब्राइब ले लें, वो बात अलग है। लेकिन गुड फेथ में काम कर रहे हैं, आपका ऑर्डर अगर डिफेक्टिव भी हुआ कभी इन केस, तो आप लायबल नहीं हो उस केस में। ये डिफेंस मैक्सिमम केसेस में कंपनीज एक्ट देता है किसी अथॉरिटी को। ये डिफेंस आईईपीएफ अथॉरिटी के लोगों को भी दिया गया है सेक्शन 125 के अंदर। ये आपको भी डिफेंस दिया गया। क्या डिफेंस दिया गया जरा पढ़ें आप। नो सूट or other legal proceeding shall lie against the tribunal, the president, member, officer, employee, or against the AT, chairperson, member, officer, or the employee thereof, or liquidator, or any person authorized by the tribunal or the appellate tribunal for the discharge of any function under this act in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by any act which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act। अब समझना इंटरप्रिटेशन। कोई केस फाइल नहीं होगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। किन लोगों के अगेंस्ट नहीं, वो लोग की लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है ना। ये कब नहीं? जब आपने कोई ऐसा फंक्शन एक्सरसाइज किया है इस एक्ट के अंतर्गत जिसके कारण लॉस तो हुआ है सर। जिसके कारण लॉस तो हुआ है, बट आपका वो एक्शन कैसा है? जैसे सर टाटा के शेयर्स प्राइस डाउन हो गए, ऑब्वियस सी बात है, कुछ वैसा ही। एनसीएलटी का ऑर्डर आपके अगेंस्ट आया, शेयर प्राइस डाउन हो गया, आपकी नेटवर्थ कम हो गई, लॉस तो हुआ है। लेकिन आप गुड फेथ में हैं भाई, एक और केस फाइल कर, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में जीत गए टाटा, एक और केस फाइल कर दिया उसने, किसके ऊपर? एनसीएलटी के ऊपर। नहीं कर सकते हैं यार, उसमें दिक्कत नहीं है, वो आप साबित कर दें गुड फेथ में आप। ऐसा नहीं है कि आप लायबल ही नहीं हो, केस ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ है। अच्छा, अब आप पूछोगे सर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्लेंटिफ के ऊपर, कंपनी के ऊपर,
जो बोलेगी आप गुड फेथ में नहीं है। अगर साबित कर दिया साइरस मिस्त्री से पैसे लिए 5 करोड़ रुपए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, क्या 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 साबित करोगे आप गुड फेथ में थे? ठीक है ना। एनीवेज, 2 केस में बच सकते हैं। पहला, विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। या तो कर दिया आपने वो, या आप करने जा रहे थे, करना चाहते थे एक्ट के हिसाब से। कितने भी गुड फेथ में अगर एक्ट को वायलेट कर दिया आपने तो डिफेंस नहीं मिलेगा सर। ठीक है ना। क्या अगर आपने कोई भी ऑर्डर पास किया है तो भले ही लॉस हुआ, कंपनी वगैरह को भी एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि आपकी कंपनी मिसमैनेजमेंट है, शेयर प्राइस कम हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट गए और जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीएलटी का ऑर्डर गलत है, एक्शन लेना चाहते हैं, किसके अगेंस्ट? एनसीएलटी के ऑफिसर के अगेंस्ट। ऑफिसर लायबल नहीं होंगे अगर उन्होंने साबित कर दिया। क्या साबित कर दिया? वो गुड फेथ में है। अगर गुड फेथ में आप लायबल नहीं है, गुड फेथ में आपने काम किया है एक्ट के हिसाब से, यू आर नॉट लायबल। मतलब अगर एक्ट को ही कॉन्ट्रावीन कर दिया, और मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में अगर साबित कर दिया कि एक्ट को कॉन्ट्रावीन किया है और एक्ट के अगेंस्ट जाकर इन्होंने डिसीजन दिया है, गेम हो जाएगा सर। पॉसिबिलिटी है, देखते हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग केस आई एम टेलिंग यू। देखिए एनीवेज, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एटसेट्रा, बिल्कुल सही बात है। क्या कहता है देखिए, अगर ट्राइब्यूनल को, थोड़ा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है सिक कंपनी के प्रोसीडिंग के वक्त या किसी और कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त कि आपको कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी के बुक्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कस्टडी में लेने हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है सर, तो बाइंडिंग अब है कि सिक कंपनी में कुछ भी चल रहा हो, आप क्या चाहते हैं? आपका इंटेंशन क्या? टेक इनटू हिज कस्टडी और अंडर इट्स कंट्रोल। क्या? प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। तो फिर आप क्या करोगे? परमिशन लोगे, रिक्वेस्ट इन राइटिंग। किसको परमिशन लोगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सुना क्या? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसके जुरिस्डिक्शन में वो बुक्स, वो प्रॉपर्टी है, आर सिचुएटेड और फाउंड। इसका मतलब वहां वो रखे हैं, आपने वो ढूंढ लिए, ठीक है ना। तो आप क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं उसकी पोजीशन मिल पाए, तो पोजीशन के लिए बेसिकली आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। रिक्वेस्ट इसको देंगे, आप तीनों को रिक्वेस्ट दे सकते हैं। पहला, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक मिनट सर, पढ़ाने तो दो पूरा। As the case may be, on such request being made to him, take possession of such property, books of account, other document, and cause the same to be entrusted to the tribunal or other person authorized by it। बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट पहले अपने पास कोर्ट मंगवाएगा, खुद कोर्ट लेगा पोजीशन उसकी, कलेक्टर लेगा उसकी पोजीशन, और पोजीशन लेने के बाद उसकी पोजीशन आपको सौंपेगा। आ रहा है प्रोसेस समझ में? आप किसके पास जाओगे? एप्लीकेशन लेकर उस एरिया के, वो रिकवर करेगा वो चीज़ें, अपनी कस्टडी में, अपनी पोजीशन में लेगा, फिर वो आपको देगा, ठीक है ना। देखिए नॉर्मली सिक कंपनी के उस कंपनी को मानते हैं सेक्शन आर नॉट नोटिफाइड ऑफ दिस एक्ट, बट सिक कंपनी उसको मानते हैं इसके पुराने लॉसेस सारे मिलाकर एक्यूमुलेट जो जितने लॉसेस हो चुके हैं वो उसकी पेड अप कैपिटल से, मतलब उसके बराबर या उससे ऊपर हो चुके हैं, वो कंपनी सिक कंपनी है। नेगेटिव नेटवर्थ देखिए, और जब आप उनके पास जाएंगे
तो रिकवरी के लिए जो भी स्टेप परफॉर्म करने जरूरी है, ऑल सेट, ऑल सेट। हाँ, तो सारे स्टेप लेगा। कौन लेगा सारे स्टेप? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मे टेक। अच्छा ये बताओ इसमें फर्क क्या है? मे टेक और कॉस्ट टू बी टेकन। डोलू भाई वो एकदम शांति में बैठा है आज, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जीरो इन्वॉल्वमेंट है। हाँ वो होता क्या है इस क्लास में, तो आप यहाँ तक पहले खा लेते हो और उसके बाद बैठ गए, दिमाग ऐसे कुंद हो जाता है, ठीक है ना। वो तो समझ सकता हूँ मैं। देखो सुबह की क्लास में तो पहले आदमी तो 7:30 की क्लास में आता है, 8 साढ़े बजे, तो आधे घंटे में समझ में आता है क्लास आ गए अपन। आजकल वैसे ही ऐसे अच्छा आधे घंटे अच्छा पढ़ा भी रहा भाई, चलो। उसके बाद 11 बजे थोड़ा ढंग का होश आता है, फिर अगली क्लास होती है। तब तक तो आप एकदम शानदार वाला ब्रेकफास्ट कर चुके होते हो, वो क्लास ठीक रहती है, आपको लगता है एंजॉयमेंट वाली क्लास। उसके बाद तो फिर ये भी मिल जाए तू भी लिया, अपना लंच तू भी लिया, यहाँ तक भर लिया, फिर बैठ गया आके। आप भी बोलते चल तू भी पढ़ा ले यार। 8 से 11 वाला भी आया था, वो भी चला गया। 11 से 2 वाला आया तो वो भी चला गया। अब तूने क्या नहीं बात बता देनी है, देखिए देखिए देखो बस बेटा देखो, यार तुमने क्लास के बाद पूछने बहुत स्ट्रेच हो रहा है। देखो मे टेक और कॉस्ट टू बी टेकन सच स्टेप, या तो वो खुद स्टेप लेगा या तो वो दूसरों को बोलेगा स्टेप लो। अपने ऑफिसर्स को बोलेगा रिकवरी करो, किसके? डॉक्यूमेंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट की, प्रॉपर्टी की। फर्क समझ रहे हो आप? मे टेक और कॉस्ट टू बी टेकन। इनके पास मोबाइल है, मुझे पसंद आ गया, मैंने जाके छीन लिया, टेक, वरना मैंने इनको बोला चाहिए लेके, तो कॉस्ट टू बी टेकन। आ रही बात समझ में? और यूज और कॉस्ट टू बी यूज्ड सच फोर्स, फोर्स फिजिकल नहीं, तो ऐसा मारना पीटना नहीं है, हेल्प ले सकते हो ऑफिसर की आप। सच फोर्स एज में इन हिज ओपिनियन बी नेसेसरी, जैसा आपके नजरिए में जरूरी है। पुलिस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है यूज और कॉस्ट टू बी यूज सच फोर्स। ठीक है ना? और ध्यान रखिए अगर यहां रिकवरी हो गई तो ये जो सेक्शन के अंदर ऑर्डर पास हुआ है, किसका ऑर्डर पास हुआ है? सीजेएम, सीएमएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। किसी भी कोर्ट, किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी ग्राउंड पर। मतलब एनसीएलटी क्या बोला, ये प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, ये बुक चाहिए मुझे, आपने बुक्स रिकवर की, एनसीएलटी को दे दी, पर्सन डिससेटिस्फाइड है कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अपील फाइल कर रहा है, नहीं कर सकता। दिस ऑर्डर ऑफ CJM, CMM और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, इन एनी ट्राइब्यूनल, ऑन एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। हाँ, मतलब मैं इनका फोन ले रहा हूं, आप थोड़ी अपील फाइल करोगे। अपील तो ये फाइल करेंगे जिनसे डॉक्यूमेंट लिए गए, जिनसे बुक्स ली गई, जिनसे एसेट्स ली गई, जिनसे प्रॉपर्टी ली गई है। ठीक है, आगे बढ़े। मना कर सकते हाँ यार, ऑब्वियस सी बात है, आप गए, आपको रिक्वेस्ट देनी है, उसको लगता है जस्टिफाइड है, क्यों एक्सेप्ट? ऐसा थोड़ी कि आपकी बात मानेगा ही मानेगा वो। हाँ ठीक है, देखो सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। किसी भी सिविल कोर्ट के पास राइट नहीं होगा किसी ऐसे मैटर को एंटरटेन करने का, किसी ऐसी प्रोसीडिंग को एंटरटेन करने का जिसके लिए एनसीएलटी और एनसीएलटी इज इम्पार्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर मैटर एनसीएलटी में आना है, वाइंडिंग अप का मैटर कॉम्प्रोमाइज है, किसके पास आना है? एनसीएलटी के पास। सिविल कोर्ट से एंटरटेन नहीं करेगा।
ना ही कोई स्टे ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी ऐसे एक्शन के लिए जो एक्शन एनसीएलटी ने लिया है इस एक्ट के हिसाब से। इंजंक्शन मींस स्टे ऑर्डर। दो बातें हो गई सेक्शन 430 में। पहली बात, ना तो आप एनसीएलटी के मैटर को एक्सेप्ट करोगे, ना ही एनसीएलटी के मैटर पे स्टे लगाओगे। नो एंटरटेनमेंट मतलब नो एक्सेप्टेंस और नो स्टे ऑर्डर। इंजंक्शन मींस स्टे ऑर्डर, ठीक है ना। अगला, ये पहले भी आपने कई बार पढ़ा है। अगर वैकेंसी है कहां पे, एनसीएलटी में, तो वैकेंसी होने से कोई भी जो एक्ट डिसीजन लिए गए वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होंगे। डिसीजंस विल रिमेन इनवैलिड इवन इफ देयर इज एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्राइब्यूनल और द एनसीएलटी। भले ही वैकेंसी होगी, लोग नहीं है, लेकिन तब भी वो डिसीजन लिए गए, वो डिसीजन क्या होंगे, वैलिड। ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, आपने पॉइंट देखा होगा वॉल्यूम के पिछले वॉल्यूम के अंदर भी। जरा पढ़ें आप एक बार, ये क्वेश्चन पढ़ें। ये तो अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है, आप कहते हैं इनवैलिड है। चेयरपर्सन हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, ध्यान रखिए। सीजेआई भी सिलेबस का पार्ट तो नहीं है ऑफिशियली, लेकिन सीजेआई बनता है, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज चेयरपर्सन नहीं बन सकता, ठीक है। अगर हाई कोर्ट का जज चेयरपर्सन था तो आप मानेंगे अपॉइंटमेंट कैसा है, इनवैलिड। क्या अपॉइंटमेंट इनवैलिड से एक्ट इनवैलिड बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। सेक्शन कौन सा लगाओगे, 431। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? यार ये पॉइंट रेक्टर के अंदर भी कई बार पढ़ा है आपने, इससे पहले भी पढ़ा है इस वॉल्यूम के अंदर भी, लास्ट क्लास। हाँ, अब देखिए, राइट टू लीगल प्रेजेंटेशन, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। अगर किसी पार्टी ने प्रेजेंट होना है किसके पास, एनसीएलटी के पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद तो जाएगा नहीं, वो ऑथराइज कर सकता है किसको, या तो खुद जाओ या ऑथराइज करो किसको, सीए, CS, cost accountant, legal practitioner, or any other person to present his case before the tribunal or the NCLT, as the case may be. तो 4 लोग हुए भाई, 5, एक तो 3 भाई बंधु वाले, ये अपना भाई नहीं है भाई, ये अलग हो गया। पांच लोग हैं, कौन कौन, सीए, CS, सीए में लीगल प्रैक्टिशनर और एनी अदर पर्सन, इनको ऑथराइज कर सकते हैं। आप खुद भी जा सकते हैं, लिखा हुआ है ईदर अपीयर इन पर्सन, इन पर्सन मीन्स पर्सनली। बहुत खुश है, काउंटिंग करा, 1 2 6 हो गए। देखो ये आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइनली आज भाई ने डाउट पूछा है। एक्सपर्ट किसी मैटर को लेकर वैल्यूएशन में कोई मैटर पेंडिंग है, वैल्यूअर को भेज दिया आपने, वैल्यूअर को भेज दिया आपने। वैल्यूअर क्या होगा, एनी अदर पर्सन। कोई भी मैटर है जो है मतलब एक्सपर्ट के आपको लगता है वो डील कर पाएगा, तो उसे आप भेज दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन लगेंगे भाई इसमें,
मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? कुछ भी पता है आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में? हाँ, टाइम बार्ड डेट। 3 साल से अगर ज़्यादा लिमिट हो जाती 3 साल तक अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर 3 साल तक आप नहीं गए पैसा रिकवर करने के लिए, तो आपके पास सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे पैसा रिकवर करने के। मैं बता देता हूं आपको, लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि बेसिकली बहुत सारी जगहों पे लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, डेट की बात हो। डेट के बारे में दिया है, अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए, सामने वाला नहीं दे रहा पैसे आपको, ड्यू डेट से 3 साल तक क्या कर सकते हो? केस फाइल। अगर नहीं किया 3 साल तक केस फाइल, तो 3 साल के बाद अपने सारे के सारे लीगल राइट्स खोदोगे पैसे रिकवर करने के। डेट क्या बन जाएगी? टाइम बार्ड डेट। बहुत जगहों पे लिमिटेशंस दिए लिमिटेशन एक्ट के अंदर। इसके लिए एक्शन 3 साल में, इसके लिए 12 साल में, इसके लिए 9 साल में, इसके लिए 10 साल में, ऐसा दिया हुआ है अलग 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 अलग। जो मैटर को लेकर वहां लिमिटेशन पीरियड दिया है, यहां पर भी अगर मैटर एनसीएलटी के पास आया तो उस मैटर के लिए लिमिटेशन यहां भी लगेगा। अगर आपकी डेट टाइम बार्ड हो चुकी है या आप क्रेडिटर हो, तो आपके पास कोई राइट थोड़ी है फिर कंपनी के अगेंस्ट। क्या जा पाएंगे एनसीएलटी के पास आप? आ रही है बात समझ में? कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं, आपकी डेट ही क्या बन गई? टाइम बार्ड। तो जो प्रोविजन कहाँ दिए? लिमिटेशन एक्ट के अंदर, वो प्रोविजन यहां भी लगेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट, ट्रांसफर सर्टेन प्रोसीडिंग्स। देखिए ये पॉइंट समझना, ये तो खैर पुराने वाले सारे के सारे मैटर हैं। कोई भी मैटर प्रोसीडिंग जो पेंडिंग थे सीएलबी के पास, कई बार सीएलबी का जिक्र आया है, शायद आपको याद हो। सीएलबी को बनाया गया था पुराने कंपनी एक्ट के अंदर, और पुराना कंपनी एक्ट तो अब रहा नहीं, तो 10E के अंदर आपने बनाया था। तो सीएलबी के सारे पेंडिंग मैटर कहाँ शिफ्ट कर देंगे आप? इमीडिएटली ट्रांसफर करिए किसके पास? एनसीएलटी के पास, और उसे एनसीएलटी डिस्पोज ऑफ करेगा। और अगर कोई भी मैटर, कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है सीएलबी से, और सीएलबी के अगेंस्ट पहले आप जाते थे हाई कोर्ट में, मैं आपको बताऊं, पहले पुराने कंपनी एक्ट में सीएलबी के अगेंस्ट कहाँ सीधे? हाई कोर्ट में। वो हाई कोर्ट के बाद अपील फाइल कर सकता है 60 दिन के अंदर सीएलबी के ऑर्डर के अगेंस्ट। और हाई कोर्ट आपको और टाइम पीरियड दे सकता है, कितना? 60 डेज का। ये वो सारे मैटर हैं जो पहले कभी पेंडिंग थे, एनसीएलटी बना नहीं था, सीएलबी ने ऑर्डर पास कर दिया, अभी 60 दिन हुए नहीं और एनसीएलटी बन गया। 2016 में एनसीएलटी बना, उससे पहले सीएलबी था। सीएलबी ने ऑर्डर पास किया और 10 दिन हुए थे, एनसीएलटी बन गया। तो अपील फाइल कहाँ होगी फिर? हाई कोर्ट के पास ही फाइल होगी पुराने सीएलबी के अगेंस्ट। उसके बारे में दिया है। आज की डेट में प्रोविजन क्या हो चुका है? ऑब्सोलीट, खत्म, बेकार। नीचे दिया है, अगर कोई प्रोसीडिंग, हाँ पुराने देखना मैटर कहाँ कहाँ पेंडिंग होते थे, वो कहाँ कहाँ आप शिफ्ट होंगे। अगर कोई प्रोसीडिंग कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, वाइंडिंग अप को लेकर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में, क्योंकि पहले आपको कोर्ट जाना पड़ता था कई मैटर्स के लिए, वाइंडिंग अप के लिए भी, वो सारे के सारे मैटर भी कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? एनसीएलटी के पास। वाइंडिंग अप पहले कौन डिक्लेयर करता था? कोर्ट। कॉम्प्रोमाइज भी कौन? कोर्ट। अगर पेंडिंग है किसके पास? कोर्ट के पास। तो कहाँ शिफ्ट होंगे वो? एनसीएलटी के पास। और अगर कोई मैटर यहां पर पेंडिंग है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये एक्ट था, ठीक है ना? अगर कोई मैटर वहां पे पेंडिंग है आपका, तो वो मैटर जो भी पेंडिंग था इस एक्ट से पहले, वो मैटर अब आपका खत्म हो जाएगा, अबेटेड, ठीक है ना? फॉर्मेलिटीज हैं अब तो। और अगर कोई अपील या कोई रेफरेंस दिया गया इंक्वायरी को लेकर, अबेटेड ऑर्डर को लेकर, तो 180 दिनों के अंदर इस एक्ट के
आप रेफ़र कर सकते हैं उसे। मतलब ये एक्ट आया, एनसीएलटी बना, वो ऑर्डर अवेट, ख़त्म। इतना ज़रूर है कि कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपील और रेफरेंस और इंक्वायरी स्टैंड अबेटेड अंडर दिस क्लॉज में मेक अ रेफरेंस टू द एनसीएलटी। उस खत्म हुए ऑर्डर के अगेंस्ट आप कोई अपील कुछ दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो किसके पास, एनसीएलटी के पास। कितने दिनों के अंदर, 180 दिनों के अंदर। और कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। रीज़न भी आपकी गलती नहीं है, वो तो सरकार ने ख़त्म कर दिया। भारत सरकार इसको लेकर नियम बना सकती है, ठीक है। देखिए, तो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है, तो एक चार्ट इसका बना लेते हैं, समराइज चार्ट। समराइज चार्ट जो हमने कवर करना है, करीब करीब 420 से जो मेजर सेक्शन है 424 तक, बाकी तो सभी चिल्लर सेक्शन हैं, ठीक है ना। तो बनाएं, आप मेरे साथ बनाएं चार्ट। आई डोंट हैव एनी चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। अभी भी सोच रहे पहले सर बना लें, हम आराम से बैठ के थोड़ा व्हाट्सएप और इंस्टा कर लें, फिर फोटो खींच लेंगे। If any matter is represented in NCLT, then it can be appealed with NCLT, and if you are dissatisfied with the NCLT, you can challenge this order in the, कहाँ चैलेंज कर सकते हैं इस ऑर्डर को आप, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो any matter represented with NCLT can be appealed with the NCLT and it can be further challenged in the Supreme Court। कुछ बातें ध्यान दें, जो मैटर अपील करेंगे एनसीएलटी के पास, कितने दिनों के अंदर, विद इन 45 days। इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर, ये जो एक्सटेंशन आपको मिलेगा ये सफिशिएंट कॉस्ट पे मिलेगा। सेम इज द केस विद सुप्रीम कोर्ट, within 60 days. sufficient cause। It shall dispose of the matter or appeal कितने टाइम के अंदर,
not exceeding 3 months। ठीक है ना, ये एक्सटेंड हो सकता है क्या? कौन एक्सटेंड करेगा? प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। You will be having same rights as of civil court। आपके पास सिविल कोर्ट के सारे अधिकार होंगे। बताएं जरा, सिविल कोर्ट के पास कौन से राइट है? एग्जामिनेशन ऑन ओथ और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और बस और क्या अधिकार है सिविल कोर्ट के पास? रिजेक्ट करना एप्लीकेशंस को, एक्स पार्टी और काफी है। Proceeding will deem to be judicial proceedings। Officers, members are not liable if acted in good faith और सर वो फिक्स पॉइंट क्या इशू हुई? commissions। कमीशंस फॉर एग्जाम।
सॉरी। ठीक है, मतलब लगभग सारी चीज़ें ख़त्म है। सेक्शन का प्लेसमेंट करना है इसमें।
ठीक है। डन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर NCLT और NCLT का वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।